वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 12 की। 11 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं। पिछले लेक्चर में हमने वर्ग 16 में सामान्य ऑक्साइड तक पढ़ लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ओजोन गैस की। क्या क्या बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाने की विधि की। तो देखिएगा, प्रयोगशाला में ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन, ऑक्सीजन गैस का नीरव विद्युत विसर्जन करवाकर ओजोन गैस का निर्माण किया जाता है। देखिएगा, नीरव का मतलब होता है चिंगारी रहित। नीरव का मतलब होता है चिंगारी रहित। और विद्युत विसर्जन का मतलब है विद्युत का प्रवाह। जब डाई ऑक्सीजन गैस में चिंगारी रहित विद्युत विसर्जन किया जाता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तो डाई ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 3 और यहाँ पे लगाएंगे 2। ठीक है, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गई, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गई। ध्यान रखिएगा, ये जो अभिक्रिया होती है ये अत्यधिक ऊष्मा शोषी होती है, अर्थात इसके लिए डेल्टा H का मान अत्यधिक क्या होता है? पॉजिटिव। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में ओजोन गैस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो आप कहोगे प्रयोगशाला में ओजोन गैस का निर्माण डाई ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा किया जाता है। नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब होता है चिंगारी रहित विद्युत का प्रवाह करना। चिंगारी रहित विद्युत का प्रवाह करना। तो बताओ डाई ऑक्सीजन गैस किस में बदल जाती है? ओजोन गैस में। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ओजोन गैस की ऑक्सीकारक प्रकृति। तो देखिएगा, हम बात करते हैं ओजोन गैस की ऑक्सीकारक प्रकृति की। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ओजोन गैस एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ओजोन गैस क्या होती है? प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होती है? आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, यह आसानी से विघटित होकर, यह आसानी से विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है परमाणविक अवस्था में ऑक्सीजन, यानी हम कह सकते हैं परमाणविक ऑक्सीजन। परमाणविक ऑक्सीजन उत्पन्न करती है या मुक्त करती है। यह आसानी से विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, इसीलिए यह क्या होती है? प्रबल ऑक्सीकारक। अर्थात हम कह सकते हैं कि O3 विघटित होकर क्या बनाती है? O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये क्या है बच्चों? नवजात ऑक्सीजन। बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है? यह आसानी से विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन क्यों उत्पन्न करती है? तो देखिएगा, ओजोन गैस की यदि हम बात करें तो ओजोन गैस O2 की तुलना में, डाई ऑक्सीजन गैस की तुलना में ऊष्मागतिकी रूप से कम स्थायी होती है। ओजोन गैस O2 गैस की तुलना में ऊष्मागतिकी रूप से कम स्थायी होती है, जिस कारण ओजोन गैस O2 गैस में चेंज होना चाहती है। और जब ओजोन गैस O2 गैस में चेंज होना चाहेगी तो बताओ इसे क्या मुक्त करना पड़ेगा? इसे नवजात ऑक्सीजन मुक्त करना पड़ेगा। और जब ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त करेगी तो बताओ ये किसकी भांति व्यवहार करेगी? प्रबल ऑक्सीकारक की भांति। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके पास
डाई ऑक्सीजन गैस की तुलना में एक ऑक्सीजन का परमाणु एक्स्ट्रा होता है। इसी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के परमाणु के कारण से यह प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। अब वापस से सुन लो, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार क्यों करती है। तो आप कहोगे ओजोन गैस आसानी से विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, क्योंकि यह O2 गैस की तुलना में उष्मागतिकीय रूप से कम स्थायी होती है। और जब कम स्थायी होगी तो बताओ ये अपने अधिक स्थायी रूप में चेंज होना चाहेगी, और जब ये अपने अधिक स्थायी रूप में चेंज होना चाहेगी तो बताओ इसे एक ऑक्सीजन का परमाणु मुक्त करना पड़ेगा, अर्थात नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करना पड़ेगा। और इस नवजात ऑक्सीजन के मुक्त करने के कारण ही यह प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे ओजोन गैस की संरचना की। ओजोन गैस की संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना होती है वी शेप। कैसी संरचना होती है बच्चों? इसकी वी शेप होती है, अर्थात वी आकृति की संरचना होती है। देखिएगा, ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 3। ऑक्सीजन के बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास में भी कितने? 6। और इसके पास में भी कितने? 6। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। सबसे पहले इन दोनों ऑक्सीजन के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के बीच 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, जिसके कारण से इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा। तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देते हैं। तो देखिएगा, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। ठीक है। अब देखो, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब इसका अष्टक पूरा करना है। इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को उपसहसंयोजक बंध से दान कर देता है। उपसहसंयोजक बंध से क्या कर देता है? दान। जिस कारण से क्या होता है, इसका अष्टक क्या हो जाता है? पूरा। अब देखिएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 2 मिल गए। बताओ इसके पास कितने हो गए? 8। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं का अष्टक क्या हो गया? पूरा। ठीक है। उपसहसंयोजक बंध के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान रूप से क्या होता है? अधिकार। तो ये ओजोन गैस की क्या होती है? संरचना, जिसमें बंध कोण का मान 117 डिग्री होता है, और बंध लंबाई जो होती है वो दोनों बॉन्ड की समान होती है। बंध लंबाई दोनों बॉन्ड की क्या होती है? समान। कितनी? 128 पिकोमीटर। देखिएगा, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। उसके बावजूद दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ या दोनों बंधों की बंध लंबाई क्या है? समान। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बन सकता है और पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन गैस में दोनों बंधों की बंध लंबाइयां समान होती है। क्यों? ओजोन गैस में दोनों बंधों की बंध लंबाइयां आपस में समान होती है। क्यों? देखिएगा, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई डबल बॉन्ड की बंध लंबाई से ज्यादा होती है। जनरली ये होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड फिर उससे छोटा होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ, दोनों बंधों की बंध लंबाई क्या होती है? समान। इसका कारण आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या ओजोन गैस में दोनों बंध लंबाइयां समान होती है? स्पष्ट कीजिए या अपने उत्तर को
उत्तर का कारण बताइए। तो आपको कहना है जी हाँ, दोनों बंधों की बंध लंबाइयां क्या होती है, समान। इसका कारण क्या है वो अभी अपन देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ओजोन गैस में दोनों बंधों की बंध लंबाइयां समान होती है। हालांकि एक डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो देखिएगा, इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ये ओजोन गैस की क्या है, संरचना। ठीक है, ये जो उपसंयोजक बंध है इसको सामान्य बंध के रूप में बनाया जा सकता है यदि दाता परमाणु पर प्लस लगा दिया जाए और ग्राही पर क्या लगा दे, माइनस। किसी भी उपसंयोजक बंध को सामान्य संयोजक बंध के रूप में लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है यदि दाता परमाणु पर प्लस लगा दे और ग्राही पर क्या लगा दे, माइनस। अब देखिएगा, यहां पर हम इस संरचना में ओजोन गैस में अनुनाद दर्शा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ओजोन गैस में क्या होता है, अनुनाद। किस प्रकार से, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ओजोन गैस में क्या होता है, अनुनाद होता है। और अनुनाद के कारण जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड में चेंज होता रहता है और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बताओ, अब जो ओजोन गैस की अनुनादी संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे जो लोन पेयर था उसने इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण कर लिया। ये सिग्मा बॉन्ड था ना, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई होता है। ये क्या है, सिग्मा। ठीक है, इस लोन पेयर ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बॉन्ड तो था ही, क्या आ गया, एक और पाई बॉन्ड आ गया। जैसे यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो फिर यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और जैसे इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो बताओ, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 6। और 6 इलेक्ट्रॉन के कारण से इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये ओजोन गैस की क्या है, अनुनादी संरचना है। तो ओजोन गैस में अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होता रहता है, जिस कारण से ओजोन गैस में दोनों बंध लंबाइयां क्या होती है, समान। तो अब आप वापस से सुन लीजिएगा, ओजोन गैस में दोनों बंध लंबाइयां समान होती है क्योंकि ओजोन गैस में क्या पाया जाता है, अनुनाद। और अनुनाद के कारण से क्या होता है, एकल बंध द्विबंध में और द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित होता रहता है, जिस कारण से एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आते रहते हैं और द्विबंध में एकल बंध के लक्षण आते रहते हैं। इसी कारण से ओजोन गैस में क्या होता है, दोनों बंध लंबाई आपस में क्या होती है, समान। और कितनी होती है, 128 पिकोमीटर। ठीक है, ओजोन गैस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सल्फर के अपरूप। देखिएगा बच्चों, सल्फर के 3 अपरूप होते हैं। सल्फर के कितने अपरूप होते हैं, 3। नंबर 1 अल्फा सल्फर, नंबर 2 बीटा सल्फर और नंबर 3 प्लास्टिक सल्फर। सल्फर के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। अल्फा सल्फर जो होता है उसे विषम लंबाक सल्फर भी कहा जाता है। अल्फा सल्फर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, विषम लंबाक सल्फर। बीटा सल्फर को एकंताक सल्फर भी कहते हैं, एकंताक सल्फर। और प्लास्टिक सल्फर जो होता है उसे डेल्टा सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा सल्फर। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सल्फर के ये वाले जो 2 अपरूप हैं ये S8 के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, S8 के रूप में। और जो प्लास्टिक सल्फर होता है वो S6 की फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, S6 की फॉर्म में। तो बताओ, सल्फर के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। अल्फा सल्फर को विषम लंबाक सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर को एकंताक सल्फर कहते हैं और प्लास्टिक सल्फर को डेल्टा सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर S8 की फॉर्म में पाए जाते हैं और प्लास्टिक सल्फर S6 की फॉर्म में पाए जाते हैं। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर S8 की फॉर्म में पाए जाते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो मुकुट आकार की होती है। कैसी होती है, मुकुट आकार की। मुकुट आकार का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन शेप। क्राउन शेप कुछ इस प्रकार से। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि S8 की संरचना बनाओ।
तो S8 की संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक W बनाना है, फिर एक और W बनाना है। इस प्रकार से ऊपर वाले W से ज्वाइंट करते हुए एक और W बनाना है। तो ये क्या है, S8 है। देखो यहाँ पे 8 सल्फर के परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है, S8। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि S8 की संरचना बनाओ तो आपको इस प्रकार से बनानी है। वापस से देख लो कैसे बनानी है। सबसे पहले एक W बनाना है, फिर एक और W बनाना है और दोनों W को आपस में मिला देना है, ऐसे जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये क्या है, S8। और S6 जो होता है उसकी आकृति कुर्सी रूप होती है, कुर्सी रूप। ठीक है, कुर्सी के रूप की आकृति होती है S6 की, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, एक सल्फर, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो S6 की संरचना ऐसी होगी और S8 की संरचना ऐसी होगी। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जो है वो मुकुट आकार के होते हैं और जो प्लास्टिक सल्फर होता है वो किस आकृति का होता है, कुर्सी रूप आकृति का। और किस रूप में पाया जाता है, S6 के रूप में पाया जाता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि 369 केल्विन तापमान, 369 केल्विन तापमान से नीचे, 369 केल्विन तापमान से नीचे अल्फा सल्फर स्थायी होता है। 369 केल्विन तापमान से नीचे का जो ताप होता है उस ताप पर अल्फा सल्फर स्थायी होता है और 369 केल्विन तापमान से ऊपर बीटा सल्फर स्थायी होता है। 369 केल्विन ताप से नीचे अल्फा सल्फर स्थायी होता है, 369 केल्विन ताप से ऊपर बीटा सल्फर स्थायी होता है और 369 केल्विन तापमान पर दोनों अपरूप स्थायी होते हैं। 369 केल्विन तापमान पर दोनों अपरूप स्थायी होते हैं और इसे संक्रमण ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, संक्रमण ताप। ध्यान रखिएगा, 369 केल्विन ताप से नीचे अल्फा सल्फर स्थायी होता है, 369 केल्विन ताप से ऊपर बीटा सल्फर स्थायी होता है और 369 केल्विन ताप पर दोनों अपरूप स्थायी होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संक्रमण ताप। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर के बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब पिघले हुए सल्फर को ठंडे जल में उड़ेला जाता है या उसमें डाल दिया जाता है। पहले सल्फर को पिघला लो और पिघला करके ठंडे जल में उसे उड़ेल दो या उसको मिला दो। जैसे आप उसे ठंडे जल में उड़ेलोगे या उसको ठंडे जल में मिलाओगे तो एक मुलायम सल्फर प्राप्त होगा, रबड़ जैसा, और वो सल्फर क्या होता है, प्लास्टिक सल्फर। तो क्या बताया मैंने कि पिघले हुए सल्फर को जब ठंडे जल में उड़ेला जाता है तो रबड़ के जैसा एक मुलायम सल्फर प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सल्फर। तो अभी तक मैंने आपको सल्फर के अपरूपों के बारे में क्या क्या बात बताई कि सल्फर के 3 अपरूप होते हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। अल्फा सल्फर को विषम लंबाक सल्फर कहते हैं, बीटा सल्फर को एकंताक सल्फर भी कहते हैं और प्लास्टिक सल्फर को डेल्टा सल्फर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों अपरूप यानी विषम लंबाक सल्फर और एकंताक सल्फर S8 के रूप में पाए जाते हैं और आकृति होती है मुकुट आकार की, कुछ इस प्रकार से। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक में से कि S8 की संरचना बनाओ, क्या होगी, मुकुट आकार की। S6 जो होता है वो किस रूप में होता है, कुर्सी के रूप में। फिर आपको एक टेम्परेचर ध्यान रखना है, ये याद करने वाली बातें हैं सारी। ये जो टेम्परेचर है वो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर से संबंधित है। आपको याद रखना है कि 369 केल्विन तापमान से नीचे अल्फा सल्फर स्थायी होता है और 369 केल्विन ताप से ऊपर बीटा सल्फर स्थायी होता है और 369 केल्विन ताप के ऊपर दोनों अपरूप स्थायी होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संक्रमण ताप कहा जाता है। प्लास्टिक सल्फर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब पिघले हुए सल्फर को ठंडे जल में उड़ेल दिया जाता है तो रबड़ जैसा एक सल्फर प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। अब देखिएगा, आपने चैप्टर नंबर 1 में अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के पैरामीटर्स पढ़े थे। वो पैरामीटर्स आपको
अच्छे से याद होनी चाहिए। एक टेबल मैंने आपको बताई थी, उस टेबल में विषम लंबाक सल्फर और एकनपाक सल्फर के पैरामीटर आपको मैंने बताए थे। इसके पैरामीटर होते हैं A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, ये तो भुजा लंबाइयों में संबंध होता है, और जो अंतराफलक कोण होते हैं उनमें संबंध होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पैरामीटर्स किसके हैं? अल्फा सल्फर के। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बीटा सल्फर के पैरामीटर मैंने आपको बताए थे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, और अंतराफलक कोणों में संबंध बताया था अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ये हमने बात कर ली सल्फर के अपरूपों की। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्लों को बनाने की संपर्क विधि, और उसी के साथ हमारा वर्ग नंबर 16 क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।